Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to conduct a test of physics ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चंस है कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। A block of wood is floating in a lake. The apparent weight of the floating block is, क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि एक ब्लॉक है वुड का जो कि आपके लेक के सरफेस में फ्लोट कर रहा है। जैसे मान लो कि आपका वाटर है और इसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है। अगर फ्लोट कर रहा है इसका मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑब्वियसली पानी की डेंसिटी से क्या है, अगर ऊपर फ्लोट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है, कम है, तभी तो ऊपर फ्लोट कर पा रहा है। अगर ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है इसका मतलब ये आपके पानी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका पानी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सुना है ना कि अगर जो भी पानी डिस्प्लेस होता है वो आपके किसके इक्वल होता है, आपके जो कि उसका एपरेंट वेट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट है उतना ही पानी क्या करेगा, वो आपका डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर एपरेंट वेट जो होगा, एपरेंट वेट ये तो आपके पानी को डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा ना। अगर आपके पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा इसका मतलब कि इसका एपरेंट वेट क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट का कोई एपरेंट वेट जो होगा, आपके ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट वेट होगा क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या है, ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग बॉडी ऑन अर्थ ऑर्डिनरी कम्स टू रेस्ट बाय इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द, कोई भी देखो अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अपने आप रेस्ट पे आ जाए, उसका रीजन क्या है आपको मालूम है। आपको चार ऑप्शन दे रखे, लॉज ऑफ इनर्शिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कंजर्वेशन मोमेंटम, ग्रेविटी। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है। बेसिकली रोकता कौन है आपका, क्या इनर्शिया रोकता है क्या, नहीं, ये तो प्रॉपर्टी होती है। मोमेंटम रोकता है क्या, नहीं। ग्रेविटी रोकता है क्या, नहीं। आपका एक क्या है, फोर्स होता है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि आपके मोशन को अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एट द एंड जाकर के वो आपका रुक ही जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन बी। इफ ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम अ प्लेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन बाय द टाइम द बॉम्ब रीचेज द ग्राउंड द प्लेन विल बी, जैसे मान लो कोई आपका प्लेन है, उसने बॉम्ब को गिराया नीचे की तरफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा था आगे की तरफ। जब तक आपका बॉम्ब ग्राउंड की तरफ जाएगा, ठीक है, तब तक आपका जो बेसिकली ये आपका प्लेन है वो थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा। लेकिन अगर आप नीचे खड़े होगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपना पर्सपेक्टिव से देखोगे, अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो होगा क्या उस कंडीशन में, आपको लगेगा कि बेसिकली ये प्लेन जो है ना बिहाइंड द बॉम्ब है, बॉम्ब के पीछे। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, क्योंकि आपका बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था, वो आगे की तरफ चला गया। आपका प्लेन ऐसे जा रहा है, इसने बॉम्ब ऐसे ड्रॉप करा और ये प्लेन आपका आगे निकल गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखो आपके प्लेन के रिस्पेक्ट में आपका नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपका जो प्लेन ऐसे जा रहा है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपके प्लेन की वेलोसिटी डिफरेंट होगी और बॉम्ब भी आपके प्लेन की वेलोसिटी क्या ऐसे नीचे की तरफ आगे की तरफ जाता रहेगा, गिरता रहेगा। तो बेसिकली आपके दिखने की वजह से, आपको अलग देखने की वजह से कैसे दिखेगा, आपका ये बिहाइंड द बॉम्ब दिखेगा। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपके बिहाइंड द बॉम्ब दिखेगा प्लेन आपका, क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो प्लेन की वेलोसिटी के साथ ही जा रहा है ना, इसलिए आपको बिहाइंड द प्लेन देखने को मिलेगा ये। A ball is moving with uniform velocity comes to rest in distance of 72 meter in 6 seconds. Its initial velocity and retardation are, क्या बोला गया इसमें कि एक बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, रेस्ट पे आ जाता है, तो v क्या होगा आपका जीरो। u नहीं पता, u हमें निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है और हमें रिटार्डेशन एक्सेलरेशन निकालना है। हमें डिस्टेंस दे रखा है 72 मीटर, हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन के थ्रू सब कुछ निकालना है। s दे रखा है 72 मीटर, u नहीं मालूम, v आपका जीरो है, एक्सेलरेशन में हमें निकालना है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम डिस्टेंस को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ रिलेट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
u प्लस वी इंटू में टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 72 मीटर, ऑफ u क्या है, u तो निकालना है, v क्या आपका 0, टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, टाइम दे रखा है आपको 6 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 अभी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू यू प्लस 0, तो u क्या हो जाएगा आपका 72 इंटू में 2 अपॉन में 6, 6 12 जा, तो u क्या आ गया आपका, u आ गया आपका 12 इंटू में 2 मतलब कि 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें एक्सलेरेशन भी तो निकालना है ना, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, v तो हमें 0 दे रखा है, u क्या निकाला हमने 24, एक्सलेरेशन नहीं मालूम, टाइम क्या दे रखा है हमें 6, 24 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 24, 24 दे जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 24, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 a इधर की डिवाइड हो जाएगा -24 अपॉन में 6, मतलब आ गया आपका 4, एक्सलेरेशन कितना आया आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या शो करता है आपका एक्सलेरेशन क्या था, नेगेटिव डी एक्सलेरेशन, आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी आया आपकी 24 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेरेशन आया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका सही ऑप्शन क्या है बेसिकली 24 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट मूव्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट की तरफ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाफ एन आवर लगा उसको, देन साउथवर्ड की तरफ मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया अचानक से, सेम क्या आधा घंटा दोबारा लगा, 6 किलोमीटर पर आवर की, एवरेज वेलोसिटी जो थी कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, हमें यहाँ से जहाँ से उसने स्टार्ट करा और फाइनल पॉइंट ये निकालना है हमें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो हमें निकालना है, हमें टोटल टाइम निकालना है और हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, अचानक साउथ की तरफ मुड़ गया। ठीक है, ईस्ट की तरफ जब जा रहा था तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है आपका, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा आपका वेलोसिटी इनटू में टाइम। अगर मुझे बेसिकली डिस्टेंस निकालना है कि ईस्ट की तरफ कितना गया वो डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना गया वो आपका, वेलोसिटी कितना वेलोसिटी था उसका 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम के अंदर आधा घंटा, मतलब 0.5 और मतलब 4 किलोमीटर आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से यहाँ पर। अब दोबारा साउथवर्ड की तरफ गया, साउथ की तरफ गया तो साउथ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, सेम आधा घंटा गया वो, तो क्या आ गया आपका 3 किलोमीटर। आपका टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या निकलेगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, डी फॉर्मूला होता है दोनों का ना स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर रूट डाल करके, तो क्या है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, डी कितना निकला आपका अंडर रूट 25, मतलब कि 5 किलोमीटर निकले इसकी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आपका 5 किलोमीटर निकला ये। ठीक है, अब क्या होगा बेसिकली इसमें कि हमें निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल गया, टोटल टाइम क्या होगा आपका, देखो दोनों में आधा आधा घंटा लगा ना, यहाँ से यहाँ जाने पे आधा घंटा लगा, यहाँ से यहाँ जाने पे आधा घंटा लगा, तो टोटल टाइम कितना होगा 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, टोटल टाइम टेकन भी है, तो टोटल वेलोसिटी भी आ जाएगी आपकी, मतलब एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस, देखो जब आपका सरफेस होता है ना सॉलिड का बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है,
लेकिन जैसे मैं हीट करूंगा ना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाएंगे, तो इसका सरफेस जो है ना थोड़ा सा स्मूथ होने लग जाएगा, इसका सरफेस थोड़ा सा स्मूथ होने लग जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाएंगे। अगर आपका सरफेस स्मूथ होने लग जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? भाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घट जाएगा। अगर आपका सरफेस जो स्मूथ होने लग जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा घट जाता है। आपके स्ट्रक्चर, आपके सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपका बेसिकली सरफेस स्मूथ है या रफ है। ठीक है, A shell initially at rest suddenly explodes into two equal fragments A and B. Which of the following statements observed? जैसे मान लो आपका एक शेल था, रेस्ट में था, तो जैसे एक्सप्लोड हुआ तो ए पार्ट और बी पार्ट इसका अलग अलग हो गया, तो सेम डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं। देखो अभी अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मास तो कुछ ना होगा, वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। मोमेंटम क्या है इसका? कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही एक्सप्लोड हुआ तो ए पार्ट टूट करके इस डायरेक्शन में गया और बी पार्ट टूट करके बी इस डायरेक्शन में गया। अब आप बोलोगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों जा रहा है? सेम डायरेक्शन में तो जा सकता है। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि एक दूसरों का जो आपका डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि इसका मोमेंटम भी कंजर्व हो गया। मतलब इसका मान लो मोमेंटम ऑफ ए एम बी और इसका होगा एम, इसका भी एम बी, मास इसका भी अलग इसका भी अलग, लेकिन इनकी वेलोसिटी दोनों की तो सेम होगी ना। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। सेम वेलोसिटी क्यों होगी आपकी? क्योंकि इसको मोमेंटम कंजर्व करके रखना। देखो पहले भी जब ये रेस्ट पे था इसका मोमेंटम क्या था? जीरो। कंजर्व भी था, उसके बाद भी क्या हो? कंजर्व। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है कि बेसिकली जैसे आपका मोमेंटम पहले था बाद में मोमेंटम वही होगा, इसलिए आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ, तो ये जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड। तो आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें? ए एंड बी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड। ऑप्शन सी ठीक है इसमें आपका। नेक्स्ट है ए स्मॉल वेट पुट ऑन द प्रेशर कुकर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द स्टीम बिकॉज। जैसे मान लो आपके पास कोई कुकर है, हैंडल, और यहाँ पे आपका देखा होगा आपने वॉल्व जो लगा होता है, वॉल्व, तो ना ये वॉल्व क्या काम करता है? आपके कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम होता है ना उसको कहीं ना कहीं कह सकते हो इनहिबिट करके रखता है, अंदर ही रोक करके रखता है, बाहर नहीं निकलने देता बेसिकली। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रेशर लगाया, थोड़ा सा छोटा वेट भी रखा, तो होगा क्या? आपका जो बेसिकली ये सरफेस होता है ना वो क्या होता है आपका, यहाँ पे जो प्रेशर, कुछ भी हम थोड़ा सा वेट डालेंगे तो प्रेशर तो प्रोड्यूस होगा ना, प्रेशर तो बिल्ड होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर बिल्ड होगा वो क्या होगा? आपका जो भी वेट रखा है उसके इरिस्पेक्टिव होगा, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे मैं 1 ग्राम का वेट रखूँ, चाहे मैं 10 ग्राम का वेट रखूँ, या मैं आप कह सकते हो 1000 ग्राम का वेट रखूँ, यहाँ पर मैं छोटा वेट भी रखूंगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगर ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपका स्टीम जो है बाहर निकलने लग जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा भी यहाँ पर वेट पुट करा और वहाँ पे जो प्रेशर बिल्ड हुआ वो उसके वेट के इंडिपेंडेंट है या इरिस्पेक्टिव है। कितना भी वेट डालो वो आपका प्रेशर जो है आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आपका स्टीम बाहर ही निकलेगा। तो एयर टाइट होता है? नहीं। कॉन्टैक्ट बहुत स्मॉल है? नहीं। डेंसिटी ऑफ मेटल की बहुत हाई है? नहीं। ये ज़्यादा एक्यूरेट है। जो आपका प्रेशर बिल्ड हुआ है वो आपके वेट के इरिस्पेक्टिव होता है, जो भी वेट हमने प्लेस करा है उसके ऊपर। A cylindrical block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged in water. The relative density of wood is। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पर बोल क्या गया कि एक ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक, वो पानी के ऊपर अंदर डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है? आपका 4/5 डूबा हुआ है, सबमर्ज हो रखा है। टोटल वॉल्यूम का 4/5 डूबा हुआ है। आपको बताना रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी वुड की। तो अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा? आपका डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, देखो जितना वो सबमर्ज हो रखा है, जितना आपका ब्लॉक डूबा हुआ है उतना ही तो पानी डिस्प्लेस होगा ना। इसी को तुम क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जितना आपका वुड का वेट होगा उतना ही आपका क्या होगा? जितना आपका पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना आपका पानी क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है,
तो देखो वेट क्या होता है आपका m इंटू जी, इसका एम जी अलग होगा, इसका एम जी अलग होगा। इसका मास क्या है, मास क्या मैं कर सकता हूँ, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वुड इंटू में वॉल्यूम। आपके वॉल्यूम कितनी होगी वुड की, टोटल वॉल्यूम होगी ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड इंटू में ग्रेविटी, एम जी इंटू में ग्रेविटी। इधर देखो पानी के में क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कितना सबमर्ज है, वॉल्यूम उसका कितना सबमर्ज था वो, और इंटू में ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी कट गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, डेंसिटी ऑफ वुड और टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को हम वी टोटल लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, डेंसिटी ऑफ वाटर। और आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि कितना सबमर्ज हो रखा है, टोटल वॉल्यूम के 4/5 पार्ट। कितना सबमर्ज हो रखा है, टोटल वॉल्यूम के 4/5 पार्ट। तो वी टोटल से वी टोटल कट गया आपका। आपके बचा डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में 4/5। अब इसको इधर रेसिप्रोकल में ले जाओ, मतलब नीचे डिवाइड कर दो इसके रेशियो को। वुड और वाटर देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वाटर की डेंसिटी तो रिलेट करना होता है आपका, वुड का रिलेट किया तो क्या है आपका 4/5। तो लगभग आपका 0.8 के आसपास आया, 0.8 के आसपास। तो सही क्या था आपका 0.8 के आसपास। ठीक है, द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स enormous pressure on us but we do not feel it because देखो हमारे ऊपर एटमोसफेयर जो होता है ना अच्छा खासा एटीएम लगाता है, एटमोसफेयर प्रेशर लगाता है, लेकिन हमें वो फील नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, क्या हम उसके यूज टू हो गए, नहीं। क्या हमारे बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हमारे बोन। क्या हमारा सर्फेस एरिया जो है हेड का बहुत ज़्यादा स्मॉल है ताकि थ्रस्ट कम हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो होता है आपका 120/80 mmHg, जो कि बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, 1 ATM से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब हमारा जो खुद का जो ब्लड वेसल है ना, खुद का जो ब्लड वेसल है वो हमारा बेसिकली ऊपर जो एटीएम लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये फील ही नहीं होता कि हमारे ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे ऊपर अच्छा खासा एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें फील नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर डालता है। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 क्या है, एन आयरन हैमर लाइंग इन द सन अपीयर्स मच हॉटर देन इट्स वुडन हैंडल बिकॉज। मान लो कोई हथौड़ा रखा हुआ है, ये वुडन हैंडल है, और ये आपका हैमर है, ये आपका आयरन से बना हुआ है, और ये आपका वुड है। यहाँ पे सनलाइट पड़ा, सनलाइट में एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू। सनलाइट को हम हीट, देखो सनलाइट में ऐसे वेव्स कौन से होते हैं जो जिसकी वजह से आपको सनलाइट गर्म लगता है, उसको हम बोलते हैं हीट वेव्स, इसको हम इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। यहाँ पर देखो आपको मालूम है कि वुड जो होता है ना वो बैड कंडक्टर है हीट का, लेकिन आपका जो आयरन होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, हीट का गुड कंडक्टर है बेसिकली। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपका आयरन जो है वो ज़्यादा हॉट क्यों हो जाता है वुड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका आयरन जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का, अच्छा खासा कंडक्टर है। ठीक है, ना तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, दोनों को तो सेम हीट मिल रही है। आयरन इज डार्कर है तो उसका इससे गर्म थोड़ा हो जाएगा। क्या आयरन ज़्यादा टेम्परेचर पे है, भाई दोनों को तो सेम सनलाइट मिले ना, दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास भी होते हैं, और ये आपका हीट का अच्छा खासा कंडक्टर भी होता है, अपने अंदर अच्छा खासा जल्दी हीट फ्लो होने देगा ये आपका। ठीक है, इन ए कप टी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 इन एग्जैक्टली 1 मिनट, इट विल कूल फ्रॉम 70 टू 60। देखो मान लो एक रूम टेम्परेचर जिसका 20 डिग्री सेल्सियस, अब 90 टू 80 मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो आपका 10 का ही है, 10 डिग्री सेल्सियस का ही है, लेकिन ये आपके रूम टेम्परेचर से अब 90 में से 80 गया, 90 टू 80 गया तो 80 डिग्री बचा ना आपका, 80 और 20 में 60 डिग्री का गैप है, 60 डिग्री का गैप, जिसकी वजह से ये जल्दी हो गया, वो 1 मिनट में ही हो गया, 1 मिनट में कूल डाउन हो गया। लेकिन आपका 70 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस जो है, 70 में से 60 गया तो भी आपका 10 डिग्री सेल्सियस ही बचेगा, लेकिन ये ज्यादा करीब है आपके रूम टेम्परेचर से, 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करीब है आपका 60 डिग्री, जिसकी वजह से होता क्या है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। आपका टेम्परेचर डिफरेंस का रेट क्या है बेसिकली आप देखोगे अगर इन दोनों का रेट जो है कम है, यहाँ पर क्या बचा आपका 80 माइनस 20 60 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 60 माइनस 20 40। तो सॉरी
यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बचा आपका 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर बचा आपका 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका रेट ऑफ कूलिंग जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ टेम्परेचर के। अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम है, अगर ऑब्वियसली यहाँ पर जो रेट है 60 माइनस 20 40 है, ठीक है, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कूलिंग। मतलब आपका अगर टेम्परेचर कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा कूल होने में। अगर आपके रूम टेम्परेचर के ज़्यादा करीब है, अगर आपके रूम टेम्परेचर के ज़्यादा करीब है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा कूल होने में, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, वो रेट ऑफ कूलिंग जो डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ टेम्परेचर के। तो अगर रूम टेम्परेचर के कोई ज़्यादा करीब है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा कूल होने में। इसीलिए आपने देखा है कि ठंड के टाइम पे आपका जो चाय होता है ना, ठंड के टाइम पे चाय जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक गर्म रहता है, क्योंकि ठंड में रूम टेम्परेचर कितना हो जाता है आपका, लगभग 10 मान लो या 7 मान लो, 7 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है चाय का और आपके रूम टेम्परेचर का। लेकिन गर्मी के टाइम पे आपका जो चाय ना जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बीच का टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, मोर देन 1 मिनट आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक फ्लूइड है जो स्मॉलर लेंथ का है और वेव प्रोड्यूस कर रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी की। अगर स्मॉलर लेंथ का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ना बेसिकली हायर होनी चाहिए, क्योंकि इनके क्रस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, ठीक है, वो थोड़ा सा कम होगा, तभी तो ये आपका हाई पिच का होगा। लेकिन यहाँ पर बोला कि लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पर लोअर पिच होना चाहिए, लेकिन आपका हायर है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। साउंड ट्रेवल्स इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली। देखो साउंड जो ट्रेवल करता है आपके रॉक के अंदर ना, लॉन्गिट्यूडनल भी करता है और आपके ट्रांसवर्स भी फॉर्म में भी करता है, ट्रांसवर्स फॉर्म में भी करता है। साउंड आपके सॉलिड मतलब रॉक्स के अंदर जो आपका फ्लो करता है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में भी करता है और ट्रांसवर्स फॉर्म में भी करता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली, ओनली लॉन्गिट्यूडनल नहीं करता, आपका ट्रांसवर्स भी करता है। खाली रॉक में स्पेशल कंडीशन है, लेकिन एयर में खाली वो आपके लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में करता है। तो कहीं ना कहीं आपके दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है आपके, ना तो 1 ना तो आपका सेकंड। A small hole in the window of a closed room forms an image inverted of outside building on the opposite wall of the room. This happened because जैसे मान लो एक आपका विंडो है, इसमें छोटा सा होल है और बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की जो आपकी इमेज बनी है वो आपकी इन्वर्टेड बनी है, जो इसका टॉप वाला पार्ट था वो इसके नीचे की तरफ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो क्योंकि आपका जो लाइट ट्रेवल करता है ना, लाइट जो ट्रेवल करता है वो रेक्टिलिनियर मोशन में करता है, रेक्टिलिनियर वे में करता है, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी रे में करता है, बिल्कुल सीधी लाइन में करता है। इसकी वजह से होता क्या है कि लाइट जो देखो, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पैथवे में ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि स्ट्रेट पैथवे करने की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये इस होल से नीचे की तरफ जाएगा ना, तो ये वाले जो इमेज है शेडो तो ये वाली बनेंगे ना, क्योंकि लाइट आपका यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, इस वाले पोर्शन से ट्रेवल कर रहा है, और जहाँ पे भी आपके विंडो में बनेगा तो ये उल्टा इमेज बनाएगा। उल्टा इमेज क्यों बनाएगा? क्योंकि इसका आप कह सकते हो आपका लाइट जो ट्रेवल करता है वो आपका एक बिल्कुल स्ट्रेट पैथवे में करता है, तो अगर यहाँ पे अगर आपका लाइट स्ट्राइक करेगा तो इसी की तो इमेज बनाएगा उल्टी की तरफ जहाँ भी आपका बनेगा। तो इसका रीजन क्या होता है? ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, आपका ऑप्शन बी जो सही है इसमें। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए पूल ऑफ वाटर लुक शैलोवर देन इट्स एक्चुअली इज। जो पूल होता है वो ज़्यादा गहरा होता है जितना कि वो दिखता है, ऑब्वियसली क्योंकि आपका रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। आप देखोगे तो आपका जो ये ना ज़्यादा शैलो होता है, दिखने से ज़्यादा शैलो होगा, कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट बनेगा सही है। बी क्या है? लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अगर आपका लाइट जो है, अगर आपकी लाइट जो है वो वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसर से एयर मीडियम में जा रहा है, जब डेंसर से एयर मीडियम में जाता है ना तब वो नॉर्मल से दूर जाता है, ना कि नॉर्मल की तरफ, क्योंकि आपके एयर की आपके लाइट की वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपके नॉर्मल से दूर भागे, लेकिन यहाँ पे लिखा है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 2 गलत है, बी गलत है। ओनली ए आपका करेक्ट है, आपका ओनली ए करेक्ट है, बी जो आपका करेक्ट नहीं है वो इनकरेक्ट है। इफ ए बार मैग्नेट tied in the middle with thread but suspended at the north pole of the earth it would take। देखो होता क्या है कि बार मैग्नेट है, इसको आपने टाइड का थ्रेड से, और ये बिल्कुल वर्टिकल कंपोनेंट में बन गया आपका जो वो सस्पेंडेड नॉर्थ
पोल ऑफ द अर्थ। देखो आपके अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ना, आपके अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और साउथ है वो आपके अर्थ के बारहवें का ऑपोजिट है। अर्थ का जो बारहवें है वो साउथ है और नॉर्थ इधर है। तभी तो देखो साउथ आपके अर्थ का जो बारहवें है उसका साउथ पोल आपके अर्थ के नॉर्थ पोल को, ज्योग्राफिक नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो नॉर्थ है आपके साउथ को करेगा। ठीक है, अब अगर मैंने कोई बार मैग्नेट है वो टाइट करा थ्रेड से और लटका दिया आपके अर्थ के पोल पे, मतलब हमने नॉर्थ वाले साइड पे अट्रैक्ट कर दिया, नॉर्थ वाले साइड पे, तो वो कैसा होगा नॉर्थ वाले साइड पे, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा आप खुद देखो ना, या तो एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा, वो आपके सीधा अट्रैक्ट होगा ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना होगा। इन नियरली वर्टिकल पोजीशन विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अब होगा क्या कि देखो अब मैंने नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ डाला है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, तो होगा क्या, अब वर्टिकल पोजीशन विद साउथ पोल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ क्या है देखो, जैसे मान लो मेरा ये नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल था, ठीक है, आपके बार मैग्नेट का, आपके बार मैग्नेट का। अब वो होगा क्या, अ वर्टिकल पोजीशन विद साउथ पोल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। वर्टिकल बिल्कुल वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा आपके हिसाब से? होगा क्या आपका, देखो आपका जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है, बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो बेसिकली आपका अट्रैक्ट करना चाहिए किसका, आपके नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि आपके जो वो क्या आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो साउथ आपके नॉर्थ की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब वर्टिकल पोजीशन विद इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा आपका जो बार मैग्नेट है वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, द क्रैकलिंग साउंड heard when dry hair is combed with a hard rubber comb is due to, देखो एक क्रैक क्रैक सा साउंड आता है जब आपके सूखे बाल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा तेज आप कॉम करोगे ना, तो एक क्रैकलिंग साउंड आएगा। इसका रीज़न क्या होता है, आपके जब हेयर बहुत स्टैटिक फॉर्म में होता है तब आप रबर कॉम मारते हो ना, तो वो आपका आपके हेयर पे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, बेसिकली उसको ऑरिजिनेट करता है, इसकी वजह से ना आपके पॉपअप साउंड आता है। लेकिन ये आता क्यों है आपका, हेयर बैंगिंग अगेंस्ट द चार्ज कॉम नहीं, स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ये हो सकता है, और भी देखते हैं, द रबिंग ऑफ द कॉम विद द हेयर ये भी नहीं, ब्रेकिंग ऑफ द कॉम नहीं। देखो बेसिकली जब आपके हेयर जो होते हैं स्टैटिक फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आपके जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे मैंने हेयर पे कॉम लगाया कॉम लगाया कॉम लगाया, तो वो स्पार्क्स जो आएंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से पॉपअप साउंड आता है, आपका क्रैकलिंग साउंड आता है बेसिकली स्पार्क्स की वजह से। One should not connect a number of electrical appliances to the same पावर सॉकेट बिकॉज एक ही पावर सॉकेट में आप ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मत लगाओ, क्या ये डैमेज कर देगा आपके अप्लायंसेस को? ज़रूरी नहीं है कि आपको डैमेज करे क्योंकि वोल्टेज अच्छा खासा मिल जाता है इनको। दिस कैन डैमेज द डोमेस्टिक वायरिंग ड्यू टू ओवर हीटिंग, हाँ आपके डोमेस्टिक वायरिंग को ओवर हीट कर सकता है अगर एक ही वायर पर आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट चलाते जाओगे तो उसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ओवर हीट होता जाएगा। ये स्टेटमेंट कहने की ठीक है। द अप्लाइड अप्लायंसेस विल नॉट गेट फुल वोल्टेज, नहीं फुल वोल्टेज सभी को मिलेगा आपका, बस हाँ ओवर हीट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो सही कौन सा इसमें आपका, ए बी या सी? 18 में क्या होना चाहिए आपका, ए बी या सी? तो बेसिकली हम बोलेंगे कि खाली आपका डोमेस्टिक वायर को डैमेज करेगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला है आपका द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन ऑलवेज अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम फोर्स। देखो तो आपका अर्थ जो रिवॉल्व करता है ना सन के अराउंड, हाँ ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही करता है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, आपका इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, तो कहने के ठीक है द सन ऑलवेज अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम फोर्स। तो आपका सन जो होता है ना सेम फोर्स की तरफ आपके अपने अर्थ को अट्रैक्ट करता है, कभी भी फोर्स ज़्यादा या कम नहीं लगाता, अगर ज़्यादा या कम लगाएगा तो ऑब्वियसली ऑर्बिट से उतर जाएगा आपका अर्थ। अगर आपका अर्थ एक बार ऑर्बिट से उतर गया तो कहीं ना कहीं आपका अर्थ पता नहीं गैलेक्सी में कहाँ घूम रहा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, पहला भी दूसरा भी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल्स इज ग्रेटर देन द इक्वेटर, दिस इज बिकॉज, देखो आपके जो शेप होता है ना अर्थ का जो शेप होता है उसका वही मेन रीजन होता है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ,
जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, इक्वेटर का रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ आपके पोल के, तो पोल का रेडियस जो होगा ना थोड़ा सा कम होगा। आर जो होगा वो फार ग्रेटर देन होगा आपके स्मॉल पोल वाले से। एलिप्टिकल मतलब थोड़ा सा ना कर्व्ड सरफेस होता है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर्व्ड होता है। ऑब्वियसली आपने ये भी सुना है कि आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है ना कहीं आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। अगर आर ज़्यादा होगा तो कहने की ग्रेविटी क्या होगा, कम, और अगर आर छोटा होगा तो कहने की ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा। तो पोल की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारा रेडियस ना कम होता चला जाएगा, इसकी वजह से आपके यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, पोल्स पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। तो आप कह सकते हो शेप ऑफ द अर्थ की वजह से, शेप ऑफ द अर्थ की वजह से आपका जो आपका शेप ऑफ द अर्थ की वजह से आपका जो बेसिकली वेट होता है, ग्रेविटी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कहाँ पर, आपके पोलर वाले एंड पे, ठीक है। लेकिन इक्वेटर वाले एंड पे आपका रेडियस जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपका थोड़ा सा कह सकते हो कि वेट थोड़ा सा कम होगा, अगर वहाँ पे ग्रेविटी भी कम होगी आपकी तो। 21 है, इन हाउ माउंटेन रीजन्स ब्लीडिंग थ्रू नोज अकर्स बिकॉज, जहाँ पर जब आप ऊंची जगहों पे जाते हो ना तो वहाँ पर क्या होता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, द प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज हायर देन द आउटसाइड प्रेशर, द प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट इन द प्लेन्स, द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड्स, द ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड्स। देखो इसमें क्या बोला गया आपका कि जब आप ऊंची जगहों पे जाते हो तब आपके नोज से ब्लीडिंग क्यों आती है, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है ना, आपको मालूम है जब आप ऊपर की तरफ जाओगे ना माउंटेन की तरफ, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपके नीचे की तरफ जो प्रेशर होता है, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जब आप टॉप पे होगे, समिट पर होगे, तो उससे होता है क्या कि आपके आर्टरीज में या ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेशर होगा ना वो आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब आपका खुद का जो ब्लड वेसल है, आपके खुद के जो आर्टरीज है, वेन्स, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से कभी कभार आपके नोज से ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो कहेंगे आपका ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है। रेंज ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज कन्फाइंड लिमिटेड डिस्टेंस बिकॉज, देखो आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो होता है ना वो आपके रेडियो वेव्स के फॉर्म में आपके ट्रेवल करते हैं। कि रेडियो वेव्स का दिक्कत क्या होती है, रेडियो वेव जो होते हैं ना वो आपके एक इलेक्ट्रिकल पैथ में फॉलो करता है, ऐसे सर्कुलर पैथ में फॉलो करता है। और आपको मालूम है कि आपका जो आपका जो अर्थ होता है ना ये आपका होराइजन होता है, मतलब आपका थोड़ा सा कर्व्ड होता है, आपके इलेक्ट्रिकल होता है आपके एंड साइड वाले टर्मिनल से। तो इसकी वजह से होता है क्या, रेडियो वेव जो होते हैं ना वो क्या फॉलो करते हैं, आपके एक स्फेरिकल शेप फॉलो करेंगे, स्फेरिकल शेप। जैसे ही आपके रेडियो वेव्स आपके प्रोड्यूस होगा वो आपके एटमोस्फेयर पे जाएगा, फिर टकरा करके नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा टकराएगा नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा टकराएगा नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर आपका बिल्कुल प्लेन रीजन होता है ना, अगर आपका बहुत ही प्लेन रीजन होता तो ऑब्वियसली बहुत ही दूर तक ट्रेवल करता, आपका बहुत दूर तक। लेकिन रेडियो वेव्स आपके स्फेरिकल पैथवे फॉलो करते हैं, एलिप्टिकल पैथवे फॉलो करते हैं, इसकी वजह से आपका टेलीविजन में बेसिकली आपके टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में आपके रेडियो वेव्स ही ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, लिमिटेड डिस्टेंस के लिए। तो आपको ऑप्शन डी सही है। A capillary tube is kept vertical in a beaker containing liquid. The height to which the liquid rises by capillary action is increased if, जैसे मान लो कि आपका एक बीकर है, इसमें आपका एक ट्यूब रखा गया, ठीक है, और होगा क्या, इसमें एक लिक्विड है। जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला तो होता है क्या, आपने देखा है कैपिलरिटी में आपके दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक एडिशन और एक कोहेजन, ठीक है। जैसे मैंने कैपिलरी ट्यूब को आपके इस वर्टिकल में डाला, वर्टिकल में डाला, तो इसमें होगा क्या, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, लार्ज। देखो आपके कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है ना थोड़ा सा स्मॉल होता है, लेकिन जितना ज़्यादा आपका स्मॉल रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा आपका सरफेस एरिया भी होगा इंक्रीज। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितना छोटा आपका रेडियस होगा ना उतना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा कॉन्टैक्ट का, मतलब ज़्यादा ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कैपिलरी एक्शंस आपका तभी बढ़ेगा जब आपका जो कैपिलरी ट्यूब है ना इसका रेडियस थोड़ा सा कम हो। जितना आपका रेडियस कम होगा उतना आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है।
तो अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल होगा तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके कैपिलरी डायरेक्शन को बढ़ावा देगा। तो कहने कि आपका ऑप्शन बी क्या, आपका ऑप्शन बी आपका ठीक ऑप्शन है। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। एक स्ट्रेट रोड पर आपका जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ए दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर फर्स्ट 10 सेकंड। टी1 क्या दे रखा है आपको 10 सेकंड। द नेक्स्ट 10 सेकंड, जो नेक्स्ट 10 सेकंड दे रखा है टी2 वो भी आपको 10 सेकंड ही दे रखा है। द कार मूव्स विद द वेलोसिटी इट हैज अटेन, जितना उसने वेलोसिटी अटेन करा था उस वेलोसिटी से आप हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 20 सेकंड में। तो आपको एस निकालना है टोटल। तो आपको इसमें चीज़ें मालूम है, क्या क्या चीज़ दे रखी है हम लिख लेते हैं पहले। u जो है आपका जीरो है क्योंकि रेस्ट से गया है, तो हमें थोड़ा सा v पता करना। एक्सप्रेशन हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें पहला टाइम दे रखा है आपको 10 सेकंड, ठीक है। तो किस फॉर्मूले से मैं आपका S1 निकाल सकता हूँ, पहला डिस्टेंस। S1 का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप देख सकते हो कि आप अगर फॉर्मूला लगाओगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का, S1 निकालना है मुझे अभी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u तो आपका जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, हाफ एक्सप्रेशन कितना है आपका 10 और टाइम कितना आपका 10 इंटू 10, तो ऑब्वियसली 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 1000 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 500। यूनिट किस में दे रखी है आपको, यूनिट दे रखी है आपको मीटर में, तो आपको मीटर में ही लिखना है 500 मीटर। S1 कितना निकला आपका 500 मीटर। लेकिन आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपके 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस में AT। v क्या होता है आपका, v जो होता है u प्लस में AT। तो देखो v कैसे निकालोगे आप, u क्या था आपका जीरो, एक्सप्रेशन कितना था आपका 10 और टाइम कितना था आपका 10। तो आपकी वेलोसिटी कितनी निकली, वेलोसिटी निकली आपकी 100 मीटर पर सेकंड। आपके S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी निकली आपकी 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब आपको यहाँ पर S2 निकालना है। S2 आप कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो बाद में क्या बोला क्वेश्चन में, फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकंड द कार मूव्स विद द वेलोसिटी इट हैज अटेन। इसने वेलोसिटी कितनी अटेन करी हुई आपकी, अभी निकाला हमने 100 मीटर पर सेकंड। अब जो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका आफ्टर 20 सेकंड, तो आप टाइम के यहाँ पे क्या लिख दोगे 20 और फॉर्मूला क्या लगाओगे आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगाने के बाद आपका क्या आएगा, आपका S2 जो होगा, देखो आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपके स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो आपके वेलोसिटी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना टाइम के साथ, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो S2 क्या निकालोगे आप, S2 जितना भी आपकी वेलोसिटी निकली, वेलोसिटी कितनी निकली आपकी 100 और आपका टाइम कितना दे रखा था, टाइम निकला आपका, टाइम भी आपका 100 ही दे रखा 10 दे रखा है, तो आपको क्या आ जाएगा 1000 मीटर। तो हमने अभी देखा हमने S1 कितना निकाला, S1 निकला हमारा 500 और आपका S2 कितना निकला 1000। तो आपको टोटल डिस्टेंस ही तो बताना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका, टोटल डिस्टेंस होगा आपका S1 प्लस S2 विच इज 500 प्लस में 1000, तो हो जाएगा ये आपका 1500 मीटर, 1500 मीटर, 1500 मीटर। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सही ऑप्शन जो है आपका वो है आपका ऑप्शन सी विच इज 1500 मीटर, या आप लिख सकते हो 1.5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मोटर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 400 वोल्ट। आपका जो इनपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको, पावर का इनपुट 400 वोल्ट, रेजेस अ ब्लॉक ऑफ वेट 120 न्यूटन। जो आपको एक ब्लॉक को उठा रहा है उसका वेट कितना है आपका 120 न्यूटन। इफ द ब्लॉक मूव्स 8 मीटर वर्टिकली इन 4 सेकंड, अगर आपका 8 मीटर मूव कर रहा है वर्टिकली और 4 सेकंड में, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी मोटर की। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, पहले आप पावर आउटपुट, पावर इनपुट क्या मिल रहा है आपको, तो मिल रहा है 400 वोट। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो पावर इनपुट निकालना है। पावर इनपुट आप कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम।
वर्क क्या होगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम सारी चीजें लिखते हैं एक जगह पर। हमें P इनपुट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 400 वॉट। आपको वेट या फोर्स कितने दे रखा है आपको 120 न्यूटन। टाइम कितना दे रखा है आपका, टाइम दे रखा है आपका 4 सेकेंड। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपका 8 मीटर। तो होता क्या है, हम पहले निकालेंगे वर्क। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आपका 120 और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 8, जो कि क्या आ गया आपका 960 जूल। 960 जूल निकला आपका। और आपका पावर क्या निकलेगा, पावर अगर इनपुट का आउटपुट निकालना कि कितना आउटपुट दे रहा है आपका, तो क्या ऑप्शन आएगा आपका, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना निकला हमारा 960 और टाइम क्या है आपका 4। तो आपका कट रहा है पूरा का पूरा ये, 2 2 जा 2 4 जा 8। फिर आप काटोगे तो कितना आएगा आपका 240 के आसपास। तो आपका इनपुट आउटपुट कितना निकला आपका, पावर जो आउटपुट निकला है, पावर का जो आउटपुट निकला है वो निकला है आपका 240 वोट। तो आपको एफिशिएंसी अगर मालूम करनी है तो एफिशिएंसी आप क्या रखोगे, एफिशिएंसी आप रखोगे, एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, पावर का आउटपुट अपॉन में पावर का इनपुट इनटू में 100। तो पावर का आउटपुट क्या था 240, इनपुट क्या था 400, इनटू में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका आंसर आएगा, ऑब्वियसली आपका आधे से तो ज़्यादा ही है। आधे से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ना 24 है, ना 30 है, ना 48 है, आपका ऑप्शन डी जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली आपका 60% के आसपास आएगा ये आपका, 60% के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपका, ऑप्शन डी, विच इज़ ऑफ 60%। ठीक है, तो आपका 60% जो आपका सही होगा ज़्यादा। 26th, a car and lorry are both moving with the equal kinetic energy. If equal braking force is applied on both, then before coming at rest, रेस्ट पे आने से पहले क्या होगा, देखो अगर आपका एक कार और आपका लॉरी, इन दोनों का ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब मैं कह सकता हूँ इन दोनों का हाफ mv² क्या होगा आपका इक्वल होगा। अगर हाफ mv² आपका इक्वल है तो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस आपके ट्रेवल करेंगे ये, देखो अगर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी आपका इक्वल है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन दोनों का जो रेशियो होगा हाफ mv², ये भी कहीं ना कहीं आपका कांस्टेंट ही होगा। तो कार विल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसमें होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर दोनों का मोमेंटम आपका इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो कहने कि आपका मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो दोनों आपके इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हैं। और अगर दोनों का सेम ब्रेकिंग फोर्स है, दोनों का अगर आपका सेम ब्रेकिंग फोर्स है तो उससे होगा क्या, जब दोनों ब्रेक मारेंगे ना तो दोनों आपके कहीं ना कहीं आपके सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या काइनेटिक एनर्जी आपका इक्वल है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपके दोनों जब ब्रेक मारेंगे तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आपके, क्योंकि इनका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो रहा है और इन दोनों काइनेटिक एनर्जी भी क्या आपका इक्वल है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन सी, ए मैन कैरिंग ए लोड ऑन हिज बैक बेंड्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जैसे मान लो कोई भी इंसान पीछे बहुत ज़्यादा वेट कैरी करके ले जाता है तो थोड़ा आगे की तरफ झुकता है, इसका रीज़न क्या होता है, जैसे अगर उसके बैक की तरफ ज़्यादा वेट है ना तो ग्रेविटी की वजह से उसका वेट ना उसका सिर्फ पीछे की तरफ खींचेगा और उसका सेंटर ऑफ मास जो पीछे की तरफ पुश होगा। अगर सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ पुश होगा तो कहने कि उसकी बॉडी पीछे की तरफ गिरने लग जाएगी। तो ताकि उसकी बॉडी पीछे की तरफ ना गिरे वो अपने बॉडी को फॉरवर्ड मूव करता है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, तो आगे फॉरवर्ड होने का मतलब क्या होता है, वो अपना सेंटर ऑफ मास एडजस्ट कर रहा होता है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिस्टम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी नहीं, टू प्रिवेंट द लोड फ्रॉम स्लिपिंग ओवर एंड फॉलिंग डाउन। रीजन तो ये होता है लेकिन आपका मेन रीजन नहीं है। द मैन फील्स लाइटर बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिएक्शन, नहीं लाइटर तो फील नहीं करेगा, वेट तो उसका उतना ही रहेगा। टू एडजस्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम सच दैट वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासिस विद इन द बेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वो मेंटेन करके चलता है, सेंटर ऑफ मास आपका मेंटेन करके चलता है ताकि सिस्टम जो है ना तो पीछे फॉलो ना आगे फॉलो, उसकी वजह से वो गिरे ना। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ
देखो आपके क्रिकेट बॉल की जो स्विंग होती है वो बेसिकली आपका कैसे आप बता सकते हो कि किस बेसिस पे होता है। तो आपके जो बॉल होते हैं ना, आप कह सकते हो, आपने सुना होगा कि स्विंग होने का रीजन क्या होता है। जैसे आपके बॉल जब मूव करता है ना, जब बॉल आपका मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा जाएगी ना, यहाँ पर प्रेशर जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आसपास जो हवा होगा ना, वहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। आपने सुना है कि जब आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए आपका ना बॉल जो मूव करता है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला था आपका जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है? ये फॉर्मूला था आप, ये थ्योरम कौन सा था आपका? बर्नौलीज थ्योरम था। इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी फ्लूइड का अगर वेलोसिटी, किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। सेम आप एयरप्लेन के विंग्स भी देख सकते हो। जो आपके एयरप्लेन के विंग्स होते हैं ना, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके आसपास, और उसके जस्ट नीचे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो। सेम कोई हट है आपका, जैसे आपके हट होते हैं ना, डिज़ाइन ऐसे बनाए गए होते हैं, कोई अगर आंधी आती है ना तो ऊपर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा जा रही है फ्लूइड की, और नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। ये आपके बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं सारे के सारे। 28 का डी ऑप्शन ठीक है आपका। A traveling wave passes a point of observation where the time interval between two successive crests is 0.2 second. Which of the following is true? देखो आपका क्या दे रखा है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब क्या, कैपिटल टी दे रखा है आपको 0.2 सेकेंड। तो आपको बताना है इसमें से आपका ट्रू क्या है। क्या आपका वेवलेंथ 5 मीटर होगा, क्या वेवलेंथ 0.2 मीटर होगा, क्या वेलोसिटी प्रोपगेशन की 5 मीटर पर सेकंड होगी, या फ्रीक्वेंसी आपका 5 हर्ट्ज होगा। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 में टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखोगे 1 टाइम पीरियड, तो मतलब टाइम पीरियड दे रखा है 0.2, 1 में 0.2 ऊपर गया 2 5 जा 10, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकली, आपकी 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या निकली आपकी 5 हर्ट्ज। क्या आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं दे रखी है, वेवलेंथ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ फ्रीक्वेंसी आपकी 5 हर्ट्ज दे रखे, तो आपका ऑप्शन डी क्या आपका सही ऑप्शन है। A man standing at the finish line is recording the time of a race competition by means of stopwatch. He must start the watch when। देखो एक आदमी था, वो आपके फिनिश लाइन के पीछे खड़ा था और उसको ना टाइम रिकॉर्ड करना था आपके वॉच का, ठीक है। पूरा रेस का टाइम रिकॉर्ड करना था, तो वो अपना स्टॉप वॉच कब रिकॉर्ड करे। ही हियर्स द साउंड ऑफ स्टार्टिंग गन। देखो जैसे ही आपका स्टार्टिंग गन का साउंड आता है तो आपको मालूम है साउंड जो होता है ना एयर में थोड़ा सा धीरे फ्लो करता है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो होती है आपकी गैसेस में थोड़ी सी स्लो होती है। कहीं ना कहीं आप जब तक उसको आवाज आएगी ना तब तक उससे पहले रेट स्टार्ट हो चुकी होगी, तो कहीं ना कहीं आपका ये इनकरेक्ट है। ही सीज द फ्लैश ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग गन। देखो होता क्या है कि जैसे आपके स्टार्टिंग गन से फ्लैश देखता है ना, देखो आपको मालूम है कि लाइट जो है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैश देखेगा तो आपको मालूम है जैसे ही फ्लैश आपका जला उसको वैसे आपका स्टॉप वॉच ऑन कर देना चाहिए। उसको साउंड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउंड जो ना आपको थोड़ा सा स्लो ट्रेवल करता है एयर में, लेकिन आपका फ्लैश या लाइट जो वो आपका उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसको अपना स्टॉप वॉच तब आपका, उसको अपना स्टॉप वॉच तब स्टार्ट करना चाहिए जब उसने लाइट निकलते हुए देखी, जब उसने फ्लैश निकलते हुए देखा किसी भी स्टार्टिंग गन से, ठीक है। साउंड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउंड आपका स्लो ट्रेवल करता है। इसका मतलब रेस पहले स्टार्ट हो चुकी है, आप तब स्टॉप वॉच दबा रहे हो, तब तक तो आपको टाइम डिले हो जाएगा। कुछ आपके फिजिक्स के फैक्ट्स हैं, इसमें बोला गया कि लाइट जो होता है ट्रेवल करता है 7.5 टाइम्स अराउंड अर्थ इन 1 सेकेंड, क्योंकि आपके सनलाइट की जो स्पीड होती है लगभग वो आपकी 8 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 8 लाख किलोमीटर पर सेकंड मतलब कहीं ना कहीं 1 सेकेंड में आपका, 1 सेकेंड में आपका वो 8 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। जिसका मतलब क्या है कि आपके अर्थ का ना 7.5 चक्कर लगा चुका होगा खाली 1 सेकेंड में आपका, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आपका नेक्स्ट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका आपने सोलर पैनल देखे होंगे, तो उसमें हम जो होता है ना सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हमने लाइट को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं, देखो
उसको ना हम ना तो बना सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हाँ कन्वर्ट तो हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एन एवरेज पर्सन वॉक्स अबाउट 5 times अराउंड द अर्थ इन हिज होल लाइफ। बोला जाता है कि एक एवरेज पर्सन जो वॉक करता है ना पूरे लाइफ टाइम में, आपके अर्थ का 5 गुना ज़्यादा डिस्टेंस, आपके अर्थ का 5 गुना ज़्यादा डिस्टेंस अपने नॉर्मल लाइफ में ट्रैवल करता है एवरेज पर्सन, ठीक है। While awake, your brain produces 10 to 23 watt of power, enough to power a light bulb। देखो जब आप उठते हो तो आपके दोनों माइंड एक्टिवेट होते हैं, कॉन्शियस भी सबकॉन्शियस भी, और ये इतना पावर प्रोड्यूस करते हैं, 10 से 23 वाट का पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपका आराम से एक लाइट बल्ब आपका जल सकता है उससे, ठीक है। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं फिजिक्स के बेसिकली। तो हमने जो क्वेश्चंस करे आज, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस करे, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, आपके न्यूमेरिकल्स भी थे, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस करा, तो क्वेश्चन जो भी हमने करा बेसिकली वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे ही आते रहेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।